हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। कॉन्करेंट कोड्स, सीक्वेंशियल कोड्स क्या होते हैं ये समझेंगे, और विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स हम कोडिंग करेंगे कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये समझते हैं कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं। ऐसे सर्किट्स, ऐसे लॉजिक जिसमें आपका आउटपुट आपके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंडेंट होता है। लाइक अगर आप हाफ एडर की बात करेंगे तो हाफ एडर में आपका जो भी आउटपुट होगा, सम या कैरी, वो सिर्फ आपके प्रेजेंट इनपुट्स पे या जो वैल्यूज आप अप्लाई कर रहे हैं उन पे डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे सारे ही सर्किट्स आपके कॉम्बिनेशनल की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे जो सर्किट्स हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हैं वो हैं आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जहां आपका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट, जो आपने इनपुट्स अप्लाई किए हैं उनके ऊपर, और प्रेजेंट स्टेट मींस प्रीवियसली जो आउटपुट्स आपने स्टोर करे हैं किसी स्टोरिंग एलिमेंट में, उन वैल्यूज को भी आप यूज करते हैं प्रेजेंट आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, लाइक काउंटर। तो अगर आप सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट के अकॉर्डिंग ही आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर अपने प्रेजेंट आउटपुट के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सारे सर्किट्स जहाँ आपका प्रेजेंट आउटपुट, प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, वो आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। ये मेमोरी है। अगर आप अपने आउटपुट को किसी स्टोरिंग एलिमेंट में स्टोर कर रहे हैं, सिंपली स्टोर कर रहे हैं, आप उसको वापस उस सर्किट में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मींस एज ए इनपुट कंसीडर नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, लाइक रैम। ये सारे ही सर्किट्स मेमोरी कहलाते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंशियल सर्किट और मेमोरी में कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ऐसे सारे लॉजिक्स जहाँ पे स्टोरेज एलिमेंट यूज़ हो रहा है तो वो सीक्वेंशियल सर्किट्स की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो सर्किट्स जो स्टोरेज एलिमेंट के आउटपुट को प्रेजेंट आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किए जाते हैं, वही सर्किट्स आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। और अगर आप सिंपल उसको स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो सब आपके मेमोरी की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो अभी तक हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं और मेमोरी क्या होती है। तो हमें मेमोरी और सीक्वेंशियल सर्किट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। सीक्वेंशियल सर्किट्स भी स्टोरेज एलिमेंट रखते हैं, मेमोरी में भी स्टोरेज एलिमेंट होता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कॉन्करेंट कोड्स की और सीक्वेंशियल कोड्स की। तो हम with the help of concurrent codes, like we can only build combinational logic circuits with concurrent codes। तो concurrent codes की हेल्प से हम सिर्फ combinational logic circuits को बना सकते हैं, और sequential code की हेल्प से हम sequential logic circuits को बना सकते हैं। अभी समझते हैं ये concurrent codes क्या होते हैं। ओके, हम sequential codes की हेल्प से कॉम्बिनेशनल एज वेल एज सीक्वेंशियल दोनों ही सर्किट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप सीक्वेंशियल कोड्स यूज कर रहे हैं तो उससे आप कॉम्बिनेशनल भी डिजाइन कर सकते हैं, सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं, आप उससे सीक्वेंशियल सर्किट्स भी डिजाइन कर सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ कॉन्करेंट कोड्स आप सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को ही डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमें कॉन्करेंट कोड्स लिखने हैं तो वो हम 4 तरीके से लिख सकते हैं।
ओके, सो कॉन्करेंट कोड्स कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, और वो 4 तरीके क्या हैं आपके, हम इन सबको एक एक बार समझेंगे। ऑपरेटर्स, तो हम ऑपरेटर्स की हेल्प से कॉन्करेंट कोड्स लिख सकते हैं। व्हेन स्टेटमेंट, उसके अंदर व्हेन एल्स विथ सेलेक्ट व्हेन, इसकी हेल्प से हम कॉन्करेंट कोड्स लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ जनरेट स्टेटमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट। तो ये 4 तरीके हैं, ऑपरेटर, व्हेन स्टेटमेंट, जनरेट स्टेटमेंट एंड ब्लॉक स्टेटमेंट। तो इन 4 तरीके से हम अपने कॉन्करेंट कोड्स को लिख सकते हैं। तो कॉन्करेंट कोड्स हैं क्या? कॉन्करेंट कोड्स हैं आपके सिंपल, जो भी आप VHDL कोडिंग करते हैं उसमें जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो भी हम लॉजिक इक्वेशंस लिखते हैं अपनी, तो वो सब आपके कॉन्करेंट कोड्स हैं। ओके, तो कॉन्करेंट कोड्स का एडवांटेज क्या है या उसका मीनिंग क्या है? कॉन्करेंट कोड्स का मीनिंग है, हम इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इन कॉन्करेंट कोड्स द स्टेटमेंट्स कैन बी इन एनी ऑर्डर। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, 1 2 3। तो कॉन्करेंट कोड्स में आप इन स्टेटमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 1 पहले हो सकता है, स्टेटमेंट 2 सेकंड नंबर पे, स्टेटमेंट 3 थर्ड नंबर पे है। अगर तो देखिए यहाँ पे अगर पहला आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, देन आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, फिर आपने स्टेटमेंट 3 पहले लिखा, स्टेटमेंट बाद में लिखा और स्टेटमेंट 2 सबसे लास्ट में लिखा। तो अगर आप अपने स्टेटमेंट्स के सीक्वेंस को चेंज करते हैं तब भी सर्किट के एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिंपल सा एग्जांपल इसका लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल इसका ये है, सपोज आप एक हाफ एडर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो हाफ एडर इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 2 आउटपुट चाहिए, सम एंड कैरी। तो सम का एक्सप्रेशन क्या होता है? सम इज लेस देन इक्वल टू ए एक्सॉर बी। तो आप यहाँ लिखेंगे, जब भी आप कोड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? ए एक्सॉर बी। हम काफ़ी अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स में समझ चुके हैं। और अगर मुझे हाफ एडर के लिए कैरी डिफाइन करना है तो कैरी क्या होगा आपका? ए एंड बी। क्लियर? तो ये आपका स्टेटमेंट 1 हो गया, ये आपका स्टेटमेंट 2 हो गया। तो अगर आप इसको पहले लिख देंगे और इसको इसके बाद लिख देंगे तो भी एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो पैरेलली आपके सॉल्व होंगे। ओके, सो कॉन्करेंट कोड्स का सेंस यही है कि आपका वो कंडीशन को वो चेक करेगा और आपके प्रोग्राम को या आपकी लाइन को, लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। बट सीक्वेंशियल कोड्स में क्या है? सीक्वेंशियल कोड्स में आपके स्टेटमेंट की हायरार्की या स्टेटमेंट्स की पोजीशन मैटर करती हैं आपके आउटपुट को फाइंड करने के लिए। ओके, तो जब हम आगे सीक्वेंशियल कोड्स की बात करेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कॉन्करेंट कोड्स पे, और हमने ये कहा कि अगर हमें कॉन्करेंट कोड्स लिखने हैं तो उनको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, with the help of when statement, with the help of generate statement and with the help of block statement. ओके, ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया जहां पे मैंने आपको ये बताया कि स्टेटमेंट जो भी आपकी लाइन है प्रोग्राम की, वो आप जो भी लॉजिक है आपके, ऐसा नहीं कि आपने एंटिटी लास्ट में डिफाइन कर रहे हैं, आर्किटेक्चर पहले डिफाइन कर रहे हैं, नहीं, जो लॉजिक है उस लॉजिक की बात हो रही है, वो आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो पहला है आपका ऑपरेटर। सो कॉन्करेंट कोड्स बेसिकली कहाँ यूज किए जाते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिफाइन करने के लिए, पहली चीज। तो इसका मतलब अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन सर्किट्स की। तो ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट्स को डिफाइन करने के लिए। ओके, नाउ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं आपके? हमने पढ़ा था
लॉजिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये एक लिस्ट दी गई है, जस्ट एक क्विक रिव्यू कि हमने कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं और उनके डेटा टाइप्स क्या होंगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हमें इम्प्लीमेंट करना है वो हम विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक मल्टीप्लेक्सर की। बहुत ही सिंपल सा सर्किट आप मल्टीप्लेक्सर को कह सकते हैं, और आप कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन सर्किट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, ये सब आपको मालूम ही होगा। ये सर्किट 4 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो इस मल्टीप्लेक्सर को हम क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, सो अगर आपके पास 4 इनपुट्स हैं तो डेफिनेटली सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी? 2, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है टू द पावर n इक्वल टू m, जहां पे m आपकी इनपुट है और n जहां आपकी सेलेक्ट लाइन्स हैं। तो 4:1 मक्स है ये, और हम इसे या हम इसका कोड लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, मल्टीप्लेक्सर कैसा सर्किट है? कॉम्बिनेशनल। तो ये हमें मालूम है, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं दैट मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हमें डिफाइन करना है लाइब्रेरी को। तो नॉर्मल IEEE लाइब्रेरी, देन स्टैंडर्ड लॉजिक 1164.all हमने लिखा है यहाँ पे। देन हम क्या डिफाइन करेंगे? एंटिटी। तो एंटिटी में क्या होगा? देखिए, ABCD क्या है आपके इनपुट, S1 S0 सेलेक्ट लाइंस क्या है आपके इनपुट। तो ABCD S0 S1 ये सब आपके इनपुट्स हो गए। तो यहाँ पे आ गया इनका टाइप कैसा है? स्टैंडर्ड लॉजिक। तो हमने 8 लॉजिक वैल्यूज पढ़ी थी, तो यहाँ पे आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं उन 8 में से। देन यहाँ पे सिंगल आउटपुट है, दैट इज योर Y। सो ये आपका क्या है? आउट। और डेटा टाइप क्या है इसका? स्टैंडर्ड लॉजिक। आपने मक्स डिफाइन किया, एंड मक्स। तो आई थिंक ये भी चीज़ क्लियर होगी। सो लाइब्रेरी क्लियर है, एंटिटी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर आर्किटेक्चर। चलिए, अब आपको यहाँ ये एक्सप्रेशन दिख रहा है और आपको ये लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है, तो हम यहाँ थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। बाकी जब हम इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वहाँ पर हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे कि ये इक्वेशन कैसे आती है। ओके, तो यहाँ जस्ट समझ लेते हैं कोई एक इनपुट, सपोज S1 की वैल्यू और S0 की वैल्यू। तो ये हम सबको मालूम है कि ABCD में से कौन सा इनपुट आउटपुट पे आएगा, Y पे आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? S1 एंड S0। तो अगर S1 की वैल्यू 0 है, S0 की वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली कौन सा इनपुट आएगा? A। इसको अगर मैं D0 मानूं तो ये A इनपुट आउटपुट Y पे आएगा। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे सिर्फ एक आउटपुट लिखना है Y, तो Y क्या होगा? S1 बार S0 बार A। सिंपल। ओके, तो अगर मैं जस्ट इसको ये समझ में आ गया होगा आपके, 0 मीन्स S1 बार S0 बार, और किस वैल्यू को उठा रहा है? ये A, और ये आउटपुट Y में आ गया। क्लियर? तो ऐसे ही अगर आप 0 1 के लिए कहेंगे तो क्या होगा? 0 1 के लिए S1 बार S0 B प्लस S1 S0 बार C प्लस S1 S0 D। तो ये कंप्लीट इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, तो अब ये इक्वेशन को आपको सिंपल क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स एक्सप्लेन करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है आपकी? S1 बार मीन्स नॉट S1, फिर क्या है? एंड नॉट S0 एंड A। ये किसका सिंबल है? और।
नॉट S1 एंड S0 एंड B और S1 एंड नॉट S0 एंड C। तो देखिए अगर आप यहां से इसको चेक करें तो जो मैंने अभी बोला वही सब यहां पे लिखा हुआ है। ओके, तो आपका आउटपुट y का एक्सप्रेशन ये है। अब ये आउटपुट y का जो भी एक्सप्रेशन था वो आपने किसकी हेल्प से डिफाइन किया? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। और ये कैसे ऑपरेटर्स थे? ये ऑपरेटर थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये एग्जाम्पल देन सिंपल। अब यहाँ क्या किया आपने? जो आर्किटेक्चर आपने प्योर लॉजिक डिफाइन किया था वो आपने यहाँ पे एंड कर दिया। क्लियर? तो आई थिंक आपको इस एग्जांपल से ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे देखिए क्या किया। हमने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि आपका क्या था? मल्टीप्लेक्सर। कैसा मल्टीप्लेक्सर था वो? 4:1। ओके, जो भी आपका आउटपुट है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो सिर्फ इनपुट्स पे डिपेंडेंट है। यहाँ कोई भी स्टोरेज एलिमेंट नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम उनको कॉन्करेंट कोड्स की हेल्प से लिखते हैं और यहाँ पर हम ऑपरेटर की हेल्प से अपने कॉन्करेंट कोड को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका कोड आ गया। तो यहां पे देखिए सिंपल एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लॉजिक है, दैट इज y इज लेस देन इक्वल। ये पूरा एक ही लाइन है। तो यहां पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की ऐसी कोई बात ही नहीं है। ओके, अब इसमें आप यहां लिख सकते हैं ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है, ये चौथी वैल्यू है। तो अब आप इसमें इस लाइन को पहले लिखें, इस लाइन को बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चारों एक्सप्रेशन कहीं भी जा सकते हैं ऊपर नीचे आपके। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था कॉन्करेंट कोड्स का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हेन स्टेटमेंट कि कैसे हम उसके अंदर की दो कंडीशन व्हेन एल्स विद सेलेक्ट व्हेन को यूज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्करेंट कोड्स विद द हेल्प ऑफ व्हेन स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।